नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिक्रूटमेंट इन अ ग्रेटर सेंस। देखो यार, रिक्रूटमेंट को मैं कैसे तुम्हें ऑलरेडी तो बता चुका हूं, इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशंस। तुम चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करें जॉब के लिए, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन आखिर उस एड को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए? तो बहुत सारे एड्स हैं जो अट्रैक्टिव एड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, क्रिएटिव एड्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली मैकडी का एक एड था जहां पे ये लिखा हुआ था हमें स्टूडेंट्स चाहिए और एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भी अपने सिटीज में या आसपास देखा होगा, जो मैकडी हो गया, केएफसी हो गया, वहां पे जो लोग तुम्हें काम करते हुए मिलेंगे जनरली यंगस्टर्स मिलेंगे, क्योंकि वहां पे वो क्या बोलते हैं कि हम ट्रेन कर देंगे, आप तो आओ काम करो, बस आपकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए, जो सैलरी दे रहे हैं उस पर एग्री हो जाओ, हम बाकी आपको सिखा देंगे कि कैसे आपको काम करना है। तो दिस वाज द एड। मैंने सोचा रिक्रूटमेंट के थ्रू तुम्हें समझाऊं कि दैट इज द बेस्ट वे। रिक्रूटमेंट के अंदर सिर्फ आपको अट्रैक्ट किया जाता है कि आप एक बार बस जॉब के लिए अप्लाई कर दो। अगर एक्सपीरियंस मांगते तो ठीक है, वरना साफ वो लिख के ये भी दे सकते कि नो एक्सपीरियंस नीडेड, बस आ जाओ जॉब के लिए अप्लाई करो। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में अगर अपन देखें, पहला होता है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में देखें यार, वेकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बैंकिंग में इंटरनल सोर्सेज बहुत देखने को मिलते हैं जनरली, जो ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं। बैंक में तो तुमने ये भी सुना होगा कि टेस्ट वगैरह लेते हैं और टेस्ट के थ्रू इंटरनली प्रमोशन करते रहते हैं, वो इंटरनल प्रमोशन ये वाला वो बोला हुआ है। सो ट्रांसफर में क्या हुआ, अगर एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर दिया तो वो ट्रांसफर कहलाया। प्रमोशन में क्या होता है, उसको लोअर पोजीशन से या स्टैंडर्ड पोजीशन जहां वो काम कर रहे थे उनसे एक पोजीशन ऊपर पहुंचा दिया गया है। अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे, जो इस बार तुमसे पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो यार, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बोला गया, एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द फर्म आर इन्वाइटेड टू फिल द। अच्छा, आपने भी ढूंढ लिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द फर्म आर इन्वाइटेड टू फिल द वेकेंट जॉब, मतलब बाहर से लोगों को बुलाया जाता है जॉब को फिल करने के लिए। नाउ ये लोअर लेवल मैनेजमेंट भी हो सकता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी हो सकता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट भी हो सकता है, कोई भी इसके अंदर हो सकता है। सो टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ इसके अंदर पहली चीज तो बोला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जरा ध्यान दे ले भाई साहब, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है। मैंने खैर यहाँ पे एक ऐड लगा रखा है, जरूर देख लेना। इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सैसी, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, डिवोटेड। ओके, दैट्स इनफ अबाउट यू, टेल अस अबाउट योर फ्रेंड्स। ये एक तरह का एक एडवर्टीजमेंट था, ये लिखा हुआ है वी आर हायरिंग बट ओनली द बेस्ट। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जहां से वो डायरेक्टली हायर करते हैं। सो डायरेक्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या हो गया, यहां पर प्लेसिंग अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज। हमने एंटरप्राइज के जस्ट मेन गेट पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिसमें डिटेल ऑफ द जॉब दिया हुआ है। अब ये कब किया जाता है तुम पूछोगे, एग्जैक्टली ये उन टाइम पीरियड पे किया जाता है जब बेसिक वर्कर्स चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होता है, डेली टास्क जो होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे करवाने के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर, वहां पे हमें डायरेक्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है वो काफी हेल्प करता है, बिकॉज इसमें रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, ना आपको एडवर्टीजमेंट करना है, ना ज्यादा कुछ प्रमोशन करना है। वर्कर्स आएंगे, गेट पे देखेंगे जॉब अवेलेबल है और वो वहां पे इन्फॉर्म कर देंगे, आपको वर्कर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगेन दिस इज सक्सेसफुल ओनली एट अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो यार, एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट आता है और इसमें क्या होगा, जब मास जॉब वैकेंसीज निकलती हैं तो उसको टेलीविजन पे, रेडियो पे या मीडिया पे दिखाया जाता है, क्योंकि यहां पे तुम्हें मासेस को केटर करना है। अब तुमने टीसीएस के न जाने कितने ही जोक सुने होंगे कि टीसीएस इकट्ठे भर के ले जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, ये वही चीज है। यहां पे एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है। आई नो कि वो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू ले जाते हैं, बट हाँ उनके एड्स वगैरह भी आते हैं, तो वो एक एडवर्टीजमेंट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स, एंड ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्यों है, क्योंकि कैजुअल कॉलर्स में कंपनीज क्या करती हैं, डेटा रिकॉर्ड रखती हैं। तो इसमें बोला क्या गया, अनसॉलिसिटेड डेटा ऑफ द एम्प्लॉय इज स्टोर्ड बाय द कंपनी एंड कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ वैकेंसी। तो हुआ ये होगा, मे बी पास्ट में कभी तुमने कंपनी में अप्लाई किया होगा, तुमने सोचा होगा चलो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं। कंपनी ने उस समय तो तुम्हें कॉल नहीं किया, या मे बी उस टाइम पे तुम रिजेक्ट हो गए होगे, जो भी केस रहा होगा। अब जब कंपनी को जरूरत पड़ी तो कंपनी ने तुम्हारा डेटा वहां पे मेंटेन करके रखा हुआ था, एंड अब जब उन्हें जॉब के लिए जरूरत पड़ रही है, दे विल कॉल यू एंड दे विल से कि सर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप आके इंटरव्यू देना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अब देखो यार, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस अगर मुझे तुम्हें समझाना है तो तुम्हें कुछ की पॉइंट्स इसके अंदर याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव द वेकेंट जॉब पोजीशंस। सिंपल सी बात है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है।
यहां पे अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का पार्ट बनूं या तो मैं उसका एग्जांपल देके बताऊं तो कुछ नहीं है इसके अंदर। यहां पर कंपनीज को चाहिए कि हमें डायरेक्टली एक पर्टिकुलर सोर्स से लोग मिल जाए, एम्प्लॉयज मिल जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होते हैं? कंपनी के लिए और जो लोग जॉब सीकर्स हैं उनके लिए एक मिडिलमैन बन जाता है, जहां से आप आसानी से जॉब ले सकते हो, कंपनी में काम कर सकते हो। फिर आता है मेरे भाइयों लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर तुमने सुना होगा, वो जो ठेकेदार नाम से आते हैं, वो ठेकेदार एग्जैक्टली यही होते हैं। इसमें क्या किया जाता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबरर्स। जितने भी लेबर्स होते हैं उनसे बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और जब भी कोई कंपनी बोलती है कि हमें प्रोडक्शन के लिए भीड़ में चाहिए लोग, इकट्ठा लेबर चाहिए, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं। सो रिक्रूटमेंट कैन बी डन ऑन अ शॉर्ट नोटिस। यहां पे सबसे बेस्ट एडवांटेज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ये है कि शॉर्ट नोटिस में ये इकट्ठे वर्कर्स प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। एंड मुझे मालूम है तुमने सबसे ज्यादा फैंसी जो सुन के रखा होगा वो होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। सो कंपनीज टाई अप विथ कॉलेजेस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज में कंपनीज आती हैं, इंटरव्यूज राउंड्स करवाती हैं, जीडी राउंड वगैरह करवाती हैं, एंड वहीं तुम्हारे कॉलेज से ही डायरेक्टली तुम्हें रिक्रूट करके ले जाती है। Until unless you are not pursuing for a professional degree, तो तुम सीधे यहीं से रिक्रूट होके जाते हो। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, बिकॉज इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं स्पेसिफिकली केस स्टडीज वगैरह। लाइक अभी तक तो ठीक है, मैं खुद बोर हो रहा था तो मैं बोर कर रहा था, लेकिन अब मजे आएंगे। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या होता है देखो यार। पहली चीज होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। बिलीव मी, तुम 4 बार बोलो, प्रिलिमिनरी नहीं बोल दिया तुमने तो, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या बोलती है? सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से उनको रिजेक्ट कर दो जो बेसिक क्राइटेरिया मीट नहीं करते या बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं मीट करते। दैट इज आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स ओनली द रेलेवेंट एप्लीकेशंस आर टेकन फॉरवर्ड। यानी उन सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है जिनका लगता है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना उन्हें प्रोवाइड करी है, ना बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट करते हैं, ना बेसिक एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मीट करते हैं, उनको स्क्रूटनी करते टाइम हटा दिया जाता है। सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में वो हट गए जो कि मिनिमम क्राइटेरिया मीट नहीं करते। फिर आता है मेरे भाइयों इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट। नाउ यहां से जद्दोजहद चालू होती है, जहां पे वो बोलते हैं ना कि अभी तुम लोग जब कॉलेजेस में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह, बेसिक मैथमेटिक्स, ये जहां पूछा जाता है कंपनीज के थ्रू, वो होते हैं सिलेक्शन टेस्ट। नाउ ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं बेस्ड ऑन assumption that human behavior at work can be predicted by giving various tests like aptitude, personality, etc. अब तुम पूछते हो ना यार कि मैं कॉमर्स वाला, मेरे को क्या ही जरूरत है ये एप्टीट्यूड टेस्ट देने की, या फिर यूं बोलूं तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग और मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, ये मुझे क्यों देना चाहिए? तो ये एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। इट डिफाइंस योर अप्रोच कि तुम कितनी जल्दी नई चीजें सीखते हो या बेसिक चीजें तुम सीखना चाहते हो। ये तुम्हें तुम्हारे ह्यूमन बिहेवियर का एक जनरल आइडिया देती है। मेरे को मालूम है माथा फोड़ चीज है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें भी लग रहा होगा क्या चीज है, बट हाँ कंपनीज ये मान के चलती है, इसलिए मैंने लिखा भी है ना, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है। एजम्पशन लगाती है कंपनी कि ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क जो रहेगा, जो इंसान जिस तरह से बिहेव करेगा काम के लिए, काम के टाइम पे, वो ये बेसिक टेस्ट के थ्रू कंपनीज जज कर सकती हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या बोलता है? मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कोटिएंट, यानी तुम कितने ज्ञान वाले हो। मतलब इसके अंदर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह जो मैं बोल रहा था ना, जो बेसिक होते हैं, जीके, जीए, जनरल अवेयरनेस वगैरह, ये सब इसके अंदर पूछा जाता है ताकि वो तुम्हारे बारे में बेसिक पता कर सके कि बेसिक मैथमेटिक्स कितना आता है। बिलीव मी, मेरा होता मैं कभी इसी में पास नहीं हो पाता, बिकॉज मेरे को सबसे ज्यादा नफरत ही इसी से है, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आती मैथमेटिक्स उस लेवल पे। देन कम्स पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में तुम्हारा ह्यूमन बिहेवियर देखा जाता है, कैसे तुम सोशली इंटरेक्ट करते हो लोगों से, वो देखा जाता है। बट क्योंकि तुम्हें केस स्टडीज बेसिकली इस पे फाइंड आउट करने को आ सकती है, इसलिए मैंने बहुत प्रिसाइज लिखा है, इट इज बेसिकली मेंट फॉर ह्यूमन बिहेवियर। देन आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट ये देखता है कि मान लेते हैं तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिस पे भी ऐसा क्या काम है जो तुम्हें करने में बहुत अच्छा लगता है? क्या कॉस्टिंग का काम अच्छा लगता है? क्या ऑडिटिंग का काम अच्छा लगता है? या अकाउंट्स प्रिपरेशन तुम्हें अच्छा लगता है? फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन अच्छा लगता है? लाइक देयर आर सो लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें जो तुम कर सकते हो, इवन टैक्सेशन वगैरह भी कर सकते हो। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हें क्या करना पसंद है, वो इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर देखा जाता है, सो दैट तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही जॉब दिया जाए। फिर मेरे भाइयों
आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या देखता है, ठीक है तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लिया, अगर कंपनी तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजती है, कोई नई स्किल लर्न करवाना चाहती है, कुछ नया सिखाना चाहती है, बेसिकली CFA हो गया, ACCA हो गया, ऐसा कुछ कंपनी चाहती है कि तुम सीखो, कंपनी के लिए अच्छा होगा, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? सो दैट इज पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब, न्यू स्किल, न्यू मेथड। क्या इन सब चीजों के लिए तुम तैयार होते हो? नाउ ये वर्कर लेवल पे भी देखा जाता है, एम्प्लॉयज लेवल पे भी देखा जाता है। सो इसको तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि एक सेगमेंट के लिए होता है, ये अच्छे बड़े प्रोफेशनल्स के लिए भी हो सकता है, तो एक वर्कर के लिए भी देखा जा सकता है। देन कम्स ट्रेड टेस्ट। अब भैया तुमने बोला है ना तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी भी तो टेस्ट करेगी तुम्हें कितना आता है, क्योंकि यहीं पे तो फेल हो जाते हैं आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वैसे नहीं होते, सही बताऊं, बहुत सारे जीनियस होते हैं, सारे जीनियस होते हैं एंड वो क्लियरली पास कर जाते हैं ये टेस्ट। यहां पे ये देखा जाता है कि वॉट एवर स्किल्स यू हैव वो किस लेवल पे है। क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें सिर्फ बुकिश नॉलेज है, रट्टाफिकेशन है एंड व्हेनेवर दे आर गिविंग यू अ कंडीशन तुम उसमें नहीं बोल पाओ। तो ये इसके अंदर टेस्ट किया जाता है। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। कहां तुम कंफ्यूज हो सकते हो? इंटेलिजेंस टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के अंदर। इंटेलिजेंस टेस्ट तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलिजेंस कोटिएंट टेस्ट करता है। ट्रेड टेस्ट ये टेस्ट करता है कि तुम्हारी एज पर वॉट एवर डिग्री यू आर हैविंग उसमें कितना तुम्हारा नॉलेज है, उसमें कितना तुम जानते हो। फिर तुम बोलोगे बाबा जी एप्टीट्यूड टेस्ट क्या हुआ? एप्टीट्यूड ये देखता है कि नई चीज कितनी सीख सकते हो, ट्रेड टेस्ट ये देखता है जो आता है वो कितना आता है। एप्टीट्यूड क्या देखेगा? अगर तुम्हें न्यू कुछ लर्न करने को बोलो तो वो कितना आता है। ट्रेड टेस्ट क्या बोलेगा? जो अभी तुम डिग्री में लेकर आए हो वो तुम्हें कितना आता है, वो इसके अंदर देखा जाता है। नाउ इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तुमसे सारे टेस्ट करवा लिए गए, तुम वहां से पास हो गए, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब तुम्हें क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू देना है। यहां पे HR वाले बंदे बैठते हैं और तुम्हारा इंटरव्यू लेना चालू करते हैं। सो इसमें टू फाइंड सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, क्या वो वेल सूटेबल है, सूटेड है फॉर द जॉब, वो देखा जाता है। टू सीक आउट मोर इन्फो अबाउट द कैंडिडेट, कैंडिडेट का बिहेवियर जानना, उसकी नॉलेज जानना, उसकी स्किल सेट जानना, वो किस तरह से लोगों से बात करता है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। टू गिव कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब विद डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। यहां पे हम कैंडिडेट को भी फैमिलियर कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो, इंटरव्यू के अंदर आप कैंडिडेट से ही इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हो सब, बल्कि कैंडिडेट को बता भी रहे हो कि नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा और कंपनी के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो यहां पे कैंडिडेट को फैमिलियर कराना विद द कंपनी एंड कंपनी के जितने भी क्वेश्चन है वो कैंडिडेट से पूछ लेना। बेटा फिर आता है रेफरेंस चेक करना। अगर आपने इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लिया, बधाई हो, मैंने तुम्हें स्टार दे दिया, तुम्हारा इंटरव्यू राउंड निकल गया। अब यहां से तुम्हारा रेफरेंस या बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। यह जरूरी होता है कि जो तुम अपना CV सबमिट करते हो कंपनी के पास, उसमें तुम्हें कुछ रेफरेंस देने पड़ते हैं, अपने बैकग्राउंड देने पड़ते हैं, जो लोगों को तुम जानते हो उनके नाम नंबर देने पड़ते हैं, मम्मी पापा को छोड़ के। तो वो जो तुमने दिए होंगे, जो भी रेफरेंस प्रोवाइड किए होंगे तुम्हारे CV में, उनको कांटेक्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा प्रीवियसली कहां एम्प्लॉयड थे। जनरली कंपनीज के बीच में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है, तो जनरली इसको अवॉइड किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता, बट हाँ जो एक तरीका है वो तो तुम्हें समझाना जरूरी है। एंड एक्वायर इन्फो अबाउट द एप्लीकेंट्स नॉलेज, एप्लीकेंट्स की पूरी नॉलेज लेना, बैकग्राउंड चेक करना, सही इंसान तो है, फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, बाकी स्किल एबिलिटीज कैसी हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, लड़ने भिड़ने तो नहीं लग जाता, ये सब इसके अंदर चेक किया जाता है। फाइनली सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है, बधाई हो, यहां तुम्हारी जॉब लग जाती है। यहां पे क्या देखा गया? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इंटरव्यूज, रेफरेंस चेक इज प्रिपेयर्ड, सब कर लिया जाता है एंड देन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसके बाद यहां पे फाइनली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कौन पहले कौन दूसरे नंबर पे, ऐसे करके सिलेक्शन डिसीजंस लिए जाते हैं। सारा कुछ करने के बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एक ऑर्डर, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसके अंडर वो लोगों के नाम होते हैं जिनको सिलेक्ट कर लिया गया है। नाउ अभी भी इनको रखा नहीं जाता जॉब पे, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये मेडिकली फिट होने चाहिए ताकि ये रोज जॉब पे आ सकें, बहाने ना करें कि सर आज छुट्टी ले लूं क्या, सर बस आज बस मन नहीं है सर काम करने का, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। सो इनका ये चेक करना, बिकॉज कंपनी विल बी इन्वेस्टिंग हेल लॉट ऑफ मनी, इनकी ट्रेनिंग करवाना, इनको रेगुलरली, मतलब इनको बहुत सारी फैसिलिटीज भी देती है कंपनीज, तो वो देना, यू नो, इनके ऊपर रिलाई करना रिलेटेड टू सो मेजर डिसीजंस। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी जॉब सबसे स्ट्रांग है ना, तुम टॉप लेवल के लीडर जैसे काम कर रहे हो, सो कंपनी विल रिलाई अ लॉट ऑन यू एंड दैट इज द रीजन वो रेफरेंस, सॉरी माफी चाहूंगा, मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। सो मेडिकल एक्सपर्ट अपॉइंटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्टिफाई करता है कैंडिडेट फिजिकली फिट है या नहीं है, ताकि जो जॉब है स्पेसिफिक वो प्रॉपरली कर सके, ना कि बहाने मारे।
एंड उसके बाद फाइनली जॉब ऑफर आपको दिया जाता है। आपके ऊपर है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं। आफ्टर क्लियरिंग ऑल द हर्डल्स एन एम्प्लॉय इज फॉर्मली अपॉइंटेड फर्दर बाय इशूइंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हारे हाथ में फाइनली ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। अगर तुम एक्सेप्टेंस दे दोगे तो तुम कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। कंपनी ऐसे ही तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे ही तुमने अपॉइंटमेंट लेटर पे एक्सेप्टेंस दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तुम्हें। सो आफ्टर रिसीविंग द जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। वही मैंने बोला था एक्सेप्टेंस जो है, तो अपॉइंटमेंट लेटर में तुम्हारे पास ऑफर आया, आ गया तुम्हारे हाथ में ऑफर, तुम एक्सेप्टेंस काय पे दोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे दोगे। आफ्टर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज साइंड, उस पर साइन कर लिया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उसके अंदर, पे स्केल होता है, लीव रूल्स होते हैं, कब छुट्टी ले सकते हो कब नहीं ले सकते हो, एंड कितने घंटे तुम्हें काम करना है वगैरह वगैरह सब इसके अंदर दिया रहता है। ये कुछ स्टेप्स होती है जो तुम्हें याद रखनी है। ऑल्दो अपन क्लियर कर चुके हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट होते हैं। ट्रेनिंग एक इनिशियल स्टेज में की गई चीज होती है, डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन एम्प्लॉय होती है, जब तक वो काम करता है। मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इवन तुम भी अभी डेवलप ही हो रहे हो, एंड आने वाले टाइम में तुम और मैच्योर हो गया, एंड आई विल बी सो प्राउड कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है। सो दिस इज व्हाट डेवलपमेंट इज। जो तुम एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, जो तुम लाइफ लेसन्स गेन करते हो, दैट इज व्हाट डेवलपमेंट इज। तो यहाँ पे भी सेम डिफरेंस दिखाया गया है। इट इज कंसर्न विद इम्पार्टिंग टेक्निकल नॉलेज इन डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। सो बेसिकली गेटिंग अ टेक्निकल नॉलेज इज ट्रेनिंग, खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, ध्यान देना मेरे भाइयों, डेवलपमेंट क्या बोलता है? एक वाइडर प्रोसेस है, और इसी से रिलेटेड आती है केस स्टडीज। तो कृपया करके इंपॉर्टेंट डाल देना कि when it comes to development, it is a wider process concerned with growth of an individual in all respect। हर तरीके से जो वो ग्रो करता है उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। वो ट्रेनिंग नहीं है, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो आ चुकी है उसकी ट्रेनिंग से। डेवलपमेंट से आएगा इन ऑल रिस्पेक्ट, जो उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, वो जो 10 से 5 घड़ी देख के काम ना करना बल्कि अपने काम को काम समझ के काम करना होता है, वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। और तो देखो नोट्स तुम्हारे पास हैं, मैं ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज बहुत बेसिक्स है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस जो होते हैं, बेसिकली ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस जो होते हैं, बट एक बार ब्रश अप कर देता हूं सो दैट तुम्हें अलग से रिवाइज ना करना पड़े। तो इंपॉर्टेंस में आ गया, रिड्यूसेस लर्निंग टाइम। ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब। अगर तुम्हें पता है चीजें कैसे होती हैं, अगर तुम वो सीख के आ रहे हो, अगर तुम्हारे पास वो टेक्निकल नो हाउ है, नॉलेज है, तुम काम कम वक्त में कर दोगे। फिर एक एटीट्यूड भी फॉर्म होता है, पता है एटीट्यूड क्यों बोल रहा हूं मैं? एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, जहां पे ना ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद तुम एम्प्लॉइज को, अगर तुम ह्यूमन रिसोर्स पर्सन हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से हो, डिपार्टमेंट से हो, तुम इतना ज्यादा एम्प्लॉइज को मोल्ड कर दोगे, मोल्ड करना मतलब ढाल देना सिचुएशंस के हिसाब से, कि मैं क्या बोलूं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, दैट दे विल गिव सो प्रायोरिटी टू द वर्क कि तुम्हें देख के प्राउड फील होगा कि आखिर तुमने उनका क्या शानदार एटीट्यूड फॉर्म कर दिया है कि जब तक काम नहीं हो जाता है, जब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है, वो काम करते रहते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और ये एटीट्यूड फॉर्म होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, जब आप उनके दिमाग में डाल देते हो कि दे मैटर टू द ऑर्गेनाइजेशन, उनके काम से बहुत फर्क पड़ता है। अगेन अगर मैं बोलूं तो बेटर परफॉर्मेंस निकल के आती है क्योंकि एम्प्लॉयज ट्रेंड है, बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। बहुत कुछ बताने को नहीं है, बट ये है कि जो चीजें आप प्रैक्टिकली सीख चुके हो उनको जब आप बाद में करते हो तो आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस रहता है, एंड दैट एक्सपीरियंस हेल्प्स यू इन बेटर परफॉर्मिंग द टास्क। मतलब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे बिकॉज आपने ट्रेनिंग में वो काम करके रखा हुआ है, एंड आप जानते हो कि वो चीजें कैसे होंगी। देन एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। कई बार ऐसा होता है, अगर कोई न्यू स्टाफ होगा एंड ही इज नॉट बीइंग ट्रेन्ड, वो ट्राई भी नहीं करना चाहेगा बिकॉज उसको क्या लगेगा, उसकी गलती बहुत भारी पड़ सकती है उसकी जॉब पे, कंपनी के लिए भी। बट अगर कोई पर्सन ट्रेन्ड है तो देखा जाएगा कि सुपरवाइजरी लेवल ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ऐसे लेवल पे आके अगर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आती भी है तो उनको अवॉइड करना एक एम्प्लॉय सीख जाएगा, बिकॉज अगेन उसको वो चीजें सिखाई गई है ट्रेनिंग टाइम पीरियड में। ऐसे नहीं हो तो वैसे कर लेना, वैसे नहीं हो तो वैसे कर लेना, किसी का सहारा ले लेना, सपोर्ट ले लेना, बट आप अटकना मत कहीं पे भी बिकॉज उससे बिजनेस को लॉस हो सकता है। सो ये जो मेंटली ट्रेन किया जाता है ना, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टाफिंग। पूरे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एक कहावत सी है कि जो ट्रेंड घोड़ा होता है वो लंबा दौड़ता है, लंबी रेस का घोड़ा जैसे तुम बोलते हो। एक्चुअल में मैनेजिंग मैन पावर नीड वही कहता है। अगर तुमने ट्रेन करा हुआ है और वो इंसान डेवलप हो रहा है तो पता है होगा क्या, कभी भी बाहर वाले लोगों तक काम पहुंचेगा ही नहीं। एंड इवन अगर आप बाहर से लोग रिक्रूट करके लेके आओगे तब वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में होगा जब इंटरनली काम हैंडल नहीं हो सकता। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जो है मैन पावर रिक्वायरमेंट की वो सॉल्व हो जाती है।
बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल लोग सॉल्व कर लेते हैं, एंड अगर फ्यूचर में वो लेकर आते भी हैं तो यही लोग उनको ट्रेन करते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से ट्रेंड हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर. सो इट बिकम्स अ क्वाइट ईजियर प्रोसेस. फिर आता है मेरे भाइयों हेल्प्स टू अडैप्ट चेंजेस. एक चीज याद रखना, अगर एक एम्प्लॉय ट्रेंड है और एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, लाइक यू नीड टू हैव अ थॉट प्रोसेस जहां पे बिजनेस कुछ करे, कोई दूसरा बिजनेस कॉम्पिटिटिंग बिजनेस करे, आप वो डिसीजन पहले ले लो. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आप वो चीजें करना जानते हो. और वो कैसे सीखोगे? जब आप एक्सपीरियंस्ड होगे. तो अगर चेंजेस आते भी हैं एंड बहुत मेजर चेंजेस भी आते हैं, लाइक देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स फ्लोटिंग अराउंड जहां पे काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पास्ट में भी थी, आज भी हैं. एप्पल का आईपैड इज द बेस्ट एग्जांपल. पास्ट में था, काफी सारे टैबलेट ब्रांड्स बंद हो गए, लेकिन एप्पल आज भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज दे वर एबल टू अडैप्ट द चेंजेस, बिकॉज देयर एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड, इनोवेटिव हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, टैलेंटेड हैं, एंड वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं. नाउ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर आता हूं तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पहला होता है, जिसमें एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब. जब वो जॉब परफॉर्म करें, उनका जो मैनेजर वगैरह होता है वो उनको सिखाता रहता है. दैट इज कंसिडर्ड एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. आप जॉब कर रहे हो, आपका सुपरवाइजर आपको उसके साथ साथ काम सिखाता जा रहा है. फिर आता है मेरे भाइयों ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. इसमें क्या होता है, बेसिकली जो मशीनरी वर्क होता है, जब स्पेसिफिकली आप हैवी मशीन्स पे काम करते हो जिनमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत होते हैं, बहुत टेक्निकल मशीन्स होती हैं, उनमें क्या किया जाता है, पहले एम्प्लॉयज को एक ब्रेक दिया जाता है फ्रॉम द जॉब एंड सेंड टू ट्रेनिंग. अब जरूरी नहीं है कि वो उस लेबर वर्क के लिए किया जाए, ये भी याद रखना. कई बार क्या होता है, बहुत टेक्निकल काम होता है, अकाउंटिंग वर्क होता है, तो उसके लिए भी आपको पहले किसी के अंडर सीखने के लिए भेजा जाता है. आप वो चीज़ें सीख के आते हो, वहाँ पे किसी के अंडर में ट्रेन होके आते हो, चाहे अकाउंटिंग एक्सपर्टीज चाहिए हो या टेक्निकल नो हाउ चाहिए हो इंजीनियरिंग फील्ड में, जो भी हो, मतलब देयर आर न्यूमरस वेज. वहाँ पे उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नाम दिया जाता है, वेयर यू आर नॉट वर्किंग, वेयर यू आर सपोज टू बी एज अ जॉब पर्सन. मतलब क्या ही अंग्रेजी बोल रहा हूं, जहां पे जॉब है तुम्हारा वहां काम नहीं कर रहे हो, बट तुम्हें कहीं और भेजा गया है जहां पे तुम्हें ट्रेन करा जा रहा है. एज अ जूनियर रख के बोल लो या एज अ न्यू भी बोल लो, जो भी तुम बोलना चाहते हो, तुम किसी के अंडर में ट्रेन हो रहे हो. चलो लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे, जैसे अपना मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होगा, वन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होगा. ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहला आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. मतलब अप्रेंटिस हो गए तुम, जो कि नया नया जॉब ढूंढ के बैठे हुए हो, उसकी करी जा रही है ट्रेनिंग. इसमें क्या किया जाएगा, बात सिंपल सी है, तुम्हें एक मास्टर वर्कर दिया जाएगा. जनरली ये काम किस में होता है, जहां बहुत टेक्निकलिटी होती है, मतलब प्लम्बिंग वाले काम नहीं होते जहां पे बहुत प्लम्बिंग जैसा वर्क किया जाता है, इलेक्ट्रीशियन वाला काम किया जाता है, या वो जो बोर्ड्स पे, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पे काम किया जाता है, यू नो, जहां ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है. छोटी छोटी दिक्कतें हो गई तो दिक्कत हो सकती है, टीवी वगैरह सुधारना हो गया, आजकल बड़ी जो टीवी आती हैं, वॉशिंग मशीन्स आती हैं, ऐसे काम में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बहुत काम आती है. तो वहां पे गाइड करने के लिए ट्रेनी को और ऑब्जर्व करने के लिए जब वो परफॉर्म करता है, कोई ना कोई वहां पे मास्टर वर्कर होना चाहिए, वो अप्रेंटिसशिप के अंदर आता है. प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर्स, वैसे तो मैंने लिख रखा है, देख लेना, लेकिन जनरली ये उन्हीं कामों में आता है जहां मोर्स ओवर थोड़ी सी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है. अच्छा, नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप. देखो यार, इंटर्नशिप क्या कहता है, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर. अब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट क्या करेगा, वो सेंड करेगा स्टूडेंट्स को वेरियस कंपनीज में, पर्टिकुलरली टू गेन एक्सपीरियंसेस. नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होंगे वो कंपनीज में आके काम करेंगे. फिर से बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपनीज में ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेंगे, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस लेंगे. वो वहां से आएंगे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से और कंपनी के अंडर में काम करते हैं. देन इंडक्शन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसमें जॉब पे आओ, सुबह सुबह ज्वाइन करो और शर्मा जी वर्मा जी से कार्यक्रम मिला, मेल जोल का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाता है. सो डन फॉर न्यू अपॉइंटमेंट्स होता है. फैमिलियराइजिंग विद द रूल्स, रेगुलेशन एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें लेके जाएंगे और सब कुछ सिखाएंगे, क्या डिसिप्लिन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कब लंच होता है, कहाँ कैंटीन है, मैं तुम्हें वो सब बता चुका. वो इसके अंदर किया जाता है. ये बेसिकली जो नया स्टाफ आता है, नए लोग जो ज्वाइन करते हैं, उनके साथ होता है. पूरे झुंड में चलते हैं ये सारे के सारे एक मैनेजर के पीछे, और मैनेजर इनको बताया जाता है, अच्छा यहाँ पे ये, अच्छा वहाँ पे वो है. फिर आता है इससे हेजिटेशन जो होती है एम्प्लॉयज़ की, वो रिमूव हो जाती है, बेचारे घूम लेते हैं, वरना कैंटीन जाने से पहले 10 बार सोच रहे हैं कि वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते. मेरे साथ भी जब मैंने नया नया जॉब ज्वाइन किया था तो ऐसा होता था. तो इससे क्या होता है, फैमिलियराइज कर देते हैं. जो एनवायरनमेंट है उससे एटलीस्ट तुम समझ जाते हो कि कहाँ कैसे कब काम करना है और कौन कौन सी चीज़ें, जगह जहाँ तक तुम जा सकते हो. एंड मेरे भाइयों, फाइनली आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. इसमें सिर्फ एक ही तुम्हें याद रखना है, दैट इज वेस्टिबल, यानी डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स नहीं होती जिनको तुम एकदम से चलाना चालू नहीं कर सकते हो, उनके लिए पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है, वो कहाँ करा जाता है, वेस्ट्यूबल में। सो एम्प्लॉयज अवॉइड यूजिंग एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट मशीन्स, अ डमी मॉडल ऑफ द मशीन इज प्रिपेयर्ड एंड एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन डमी मॉडल्स सो दैट तुम वो एक्सपेंसिव मशीन्स खराब ना कर दो, इसके लिए तुम्हें इसमें तैयारी करवाई जाती है। लाइक मेरे पास और ज़्यादा कुछ इसके अंदर बताने को है नहीं अब। वी आर एंडिंग दिस चैप्टर टुडे, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं तुम लोगों को बहुत कुछ ऐसी नॉलेज और ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू स्टाफिंग के। फॉरेन में बहुत अलग अलग तरह के एड्स यूज़ किए जाते हैं टू हायर। कई बार तो वो एड्स ये बोलते भी नहीं है वी आर हायरिंग, बट काइंड ऑफ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सामने डिस्प्ले कर देते हैं कि जो नॉलेजेबल होगा वो समझ जाएगा एंड वो जॉब के लिए अप्लाई कर देगा। सो दिस इज हाउ स्टाफिंग इज बीइंग डन। कोई डाउट आए तो बताना ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।